बिहार में जो कल जाति सर्वेक्षण के आंकड़े रिलीज किए गए, मैंने बार बार ये कहा है कि जाति नामक बीमारी को दूर करने के लिए जातिगत जनगणना नामक टेस्ट या एक्सरे अनिवार्य है। जातिगत जनगणना का किसी राजनीतिक दल, किसी एक जाति से कोई संबंध नहीं है। जैसे कोई बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है ब्लड टेस्ट करवा लो, उसके बाद मेरे पास आना। जातिगत जनगणना केवल वही है। जातिगत जनगणना का अर्थ ये नहीं है कि केवल जातियों की जनसंख्या का अनुमान बता देगी। जातिगत जनगणना सबसे अधिक इसलिए जरूरी है कि वो हर जाति की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आंकड़े, प्रामाणिक आंकड़े देश के सामने रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि इस देश में सामाजिक न्याय की कोई भी स्कीम बने तो वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, प्रमाण के आधार पे होनी चाहिए। जातिगत जनगणना उसका प्रमाण हमें दे सकती है। इस देश में जातीय विषमता आज भी है या नहीं है, इसका प्रमाण केवल जातिगत जनगणना ही दे सकती है। जो लोग सामाजिक न्याय के समर्थक हैं वो तो इसको मांगते ही हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, जो लोग रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, ईमानदारी से विरोध करते हैं, जिनको मन से लगता है कि नहीं अब जातियों में उतना अंतर बचा नहीं है, उन्हें भी जातिगत जनगणना की मांग करनी चाहिए, क्योंकि उससे पता लग जाएगा। अगर जातियों में विषमता देश में समाप्त हो गई है, जातिगत जनगणना से उसके आंकड़े आ जाएंगे, उनकी बात पुष्ट हो जाएगी। लेकिन इस देश का एक बहुत बड़ा तंत्र है जो जातीय जनगणना होने से रोकता है, बार बार रोकता है। और कुछ भी हो जाए, जनगणना नहीं होनी चाहिए, ये हो जाएगा, पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, देश हिल जाएगा। मुझे बार बार शक होता है कि जब किसी की कुर्सी हिलाई जाए तो वो कहता है कि देश हिल रहा है। कोई नहीं कहता मेरी कुर्सी हिल रही है, बार बार कहते हैं कि देश हिल रहा है। कुछ वैसा हुआ है। कल बिहार में जो जातीय जनगणना के आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों ने 2-3 बातों को स्पष्ट कर दिया। अभी तो सिर्फ पहला उसका खेप आया है, दूसरा खेप कहते हैं कि आज आने वाला है, कल आने वाला है, पता नहीं। अभी केवल हर जाति की जनसंख्या के अनुमान रिलीज़ किए, अनुमान नहीं, उसके आंकड़े रिलीज़ किए गए हैं। और उससे स्पष्ट है कि ओबीसी की जनसंख्या जैसा लोग सोचते थे उससे कहीं कहीं ज़्यादा है। बिहार में ओबीसी 50-52% नहीं है, 63% है। ये बात कल की जनगणना से स्पष्ट हो गई। दूसरा, बिहार के सार्वजनिक जीवन पे, चाहे अफसर हों, जज हों, शिक्षक हों, बुद्धिजीवी हों, मीडिया हो, उन सब पे जिन 4 जातियों का वर्चस्व है, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, जिन 4, आप जाइए पटना के मीडिया सेंटर में 80% पत्रकार आपको इन 4 जातियों से मिलेंगे। जजों को देखिए, अध्यापकों को देखिए, 80% शायद मैं कम कह रहा हूँ, वो है। उनकी जनसंख्या, इन 4 जातियों की कुल जनसंख्या 11.4% है। ये बात निकल के आई है। इससे कल के बिहार के आंकड़ों से इस बात की पुष्टि होती है कि क्यों जातिगत जनगणना आवश्यक है। मेरी आशा है कि इसका दूसरी खेप भी अब रिलीज़ की जाएगी और मुझे उसमें ज़्यादा दिलचस्पी है कि अलग अलग जातियों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है। उससे पता लगेगा कि क्या बिहार में जिन्हें अगड़े बोला जाता है, क्या उनकी आर्थिक स्थिति दूसरों से बहुत अच्छी है, नहीं है। और ये भी पता लगेगा कि क्या ओबीसी के अंदर कुछ चंद जातियों ने ओबीसी के अंदर वर्चस्व स्थापित कर रखा है। क्या
बाकियों से उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये सब जानने के बाद ही सामाजिक न्याय की नीतियों को उसके हिसाब से बदला जा सकता है, फाइन ट्यून किया जा सकता है, जिसकी बेहद ज़रूरत है। इसलिए मेरी ऐसी मान्यता है, मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि इस सच को देश के सामने आने दीजिए। आप ही सोचिए, अगर आप मेरी हाथ सूजा हुआ है और मैं जा रहा हूँ अस्पताल में कि एक्सरे करवाना है, और कोई सामने खड़ा हो जाए, कुछ भी हो, एक्सरे नहीं होने दूंगा, तो बड़ी विचित्र चीज़ होगी ना। इसका मतलब है कि उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, उसे भी दिख रहा है कि हाथ तो सूजा हुआ है, लेकिन अगर एक्सरे हो गया तो हो सकता है मुझे इसका इलाज करवाना पड़ जाए, जेब में ज़्यादा खर्च हो जाए। कुछ चक्कर है। ये कहना कि आंकड़े नहीं आने देंगे, देश की सामाजिक आर्थिक अवस्था के आंकड़े देश के सामने नहीं आ जाएं, ऐसा कहना बहुत विचित्र तर्क है। मुझे विश्वास है कि बिहार में ही नहीं, बाकी राज्यों में भी ऐसे आंकड़े आएंगे। कई राज्यों के पास ऑलरेडी पड़े हैं, कर्नाटका के पास पड़ा हुआ है ये आंकड़ा। मुझे विश्वास है कि वो रिलीज़ करेंगे इसे, और जिन राज्यों में नहीं है वो भी इसे प्रकाशित करेंगे। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश तोड़ने की साजिश है। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि इस देश की एकता के बारे में प्रधानमंत्री इतने चिंतित हैं। वो तो कपड़े से पहचानते थे ना लोगों को। देश की एकता के बारे में देश के प्रधानमंत्री इतने चिंतित हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बस मुझे ये और याद आ गया कि कास्ट सेंसस का बीजेपी ने सर्वसम्मति से समर्थन किया था इस देश की संसद में 2010 में। ये याद आ गया कि 2018 में राजनाथ सिंह ने लोकसभा में वायदा किया था, लिखित मंत्री के तौर पे, वो गृह मंत्री थे, कि वो ओबीसी सेंसस करवाएंगे। ये याद आ गया कि मोदी जी ने जिस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को बनाया है, उसने रिकमेंडेशन की है कि ये होना चाहिए। ये याद आ गया कि संसद की कमेटी जिसमें बीजेपी के सदस्य मेजॉरिटी में हैं, उन्होंने इसकी मांग की है। और ये याद आ गया कि बिहार की बीजेपी ने कल भी कहा है कि हम इसके पूर्ण समर्थन में हैं और हमारे सहयोग से ये संभव हो पाया है, और उसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश तोड़ने की साजिश है। अब आप समझ लीजिए कौन सी साजिश है, क्या हो रहा है। तीसरा, मैं जिस मुद्दे के लिए मुख्यतः यहाँ आया हूँ उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ मैं भारत जोड़ो अभियान नामक एक अभियान की तरफ से हम एक राष्ट्रीय कैंपेन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जीतेगा इंडिया बनेगा भारत। उसका परिचय देने के लिए आया था मुख्यतः। ये 2 घटनाएं तो अभी हो गई हाल ही में। आज देश में जो संकट है, जो आज सुबह पत्रकारों के छापे से जिसकी एक और झलक मिलती है, वो इस देश की लोकशाही का संकट है। समस्या केवल मीडिया की नहीं है, यही स्थिति जुडिशरी की है, यही स्थिति एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की है, यही स्थिति इस देश की तमाम स्वतंत्र संस्थाओं की है। लोकतंत्र का गला धीरे धीरे घोंटा जा रहा है और 21वीं सदी का यही मॉडल है। एक दिन सेंसरशिप घोषित कभी नहीं होगी, हर दिन एक एक डिग्री गला घोंटा जाएगा। ये 21वीं सदी में रूस में भी यही होता है, तुर्की में भी यही हो रहा है, हंगरी में भी यही हो रहा है, श्रीलंका में भी यही हो रहा है। 21वीं सदी की डिक्टेटरशिप का यही मॉडल है जो भारत में किया जा रहा है। लेकिन हमारा संकट केवल लोकशाही का नहीं है, संकट उससे ज़्यादा बड़ा है। लोकशाही का संकट तो देश में इमरजेंसी में भी था। 1975 से 77 तक इस देश में लोकशाही का संकट हुआ था, इंदिरा गांधी ने किया था, कांग्रेस सरकार ने किया था। लेकिन आज उससे भी बड़ा संकट है। आज संवैधानिक ढांचे को तोड़ा जा रहा है। सिर्फ लोकशाही नहीं, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और संघीय ढांचा, इन चारों पे हमला एक साथ किया जा रहा है। और यही नहीं, आज
इस देश के गणतंत्र की बुनियाद पे हमला है, यानी कि देश की एकता, एक सूत्र में बंधे देश पे हमला है। ये हमला सिर्फ हिंदू मुसलमान के सवाल पे नहीं है। मणिपुर में जो हो रहा है उसका हिंदू मुसलमान से कोई संबंध नहीं है, धार्मिक चीज़ों से सीधा संबंध नहीं है। ये सीधे सीधे डिवाइड एंड रूल का खेल है, जो मणिपुर में कुकी और मितेई के नाम से खेला जा रहा है, जो हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट के नाम पे खेला जा रहा है, जो कर्नाटका और तमिलनाडु में क्षेत्रीय आधार पे खेला जा रहा है, पंजाब और हरियाणा में पानी के सवाल पे खेला जा रहा है। और हमारे दोस्त कह रहे थे कि महाराष्ट्र में भी अब कुछ कुणबी और धनगर समाज का और अलग अलग समाजों को करने का खेल हो रहा है। इसी को कहते हैं डिवाइड एंड रूल। इस देश की जो आर्थिक स्थिति है, जो बेरोजगारी की अवस्था है, जो महंगाई की अवस्था है, और इस देश के इतिहास में सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला जो है, जो अडानी के नाम से चल रहा है, उससे दुनिया जनता की नज़र हटे और चतुर्वर्णीय व्यवस्था को पिछले दरवाजे से ला के बनाए रखा जा सके, उसके लिए इन दोनों चीज़ों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है, ताकि इन बुनियादी सवालों से देश के लोगों का ध्यान अलग रहे। इस संकट को देखते हुए इस देश के तमाम जन आंदोलनों और जन संगठनों ने तय किया है कि हम जो अलग अलग विचारधारा के हैं, हम में से कुछ लोग गांधीवादी रहे हैं, कुछ मार्क्सवादी, कुछ अंबेडकरवादी, कुछ समाजवादी, कोई पर्यावरणवादी, महिलावादी, अलग अलग लोग रहे हैं, लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर तय किया कि अब ये समय है इस देश में एक स्पष्ट भूमिका लेने का। और हमने तय किया कि हम ये जो भारत जोड़ो अभियान है, जिसकी स्थापना फरवरी 2023 में हुई है, उस अभियान के तहत हमने तय किया है कि हम अब देश के तमाम ऐसे संगठनों को जोड़ के 2024 के चुनाव में एक स्पष्ट भूमिका लेंगे। देश विरोधी, संविधान विरोधी, लोकशाही की हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन करना और उसके स्थान पर इंडिया नामक गठबंधन का समर्थन करने का हमने फैसला किया है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, इंडिया गठबंधन में हम शामिल नहीं हैं, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। हमने अधिकांश दलों ने अपना अधिकांश समय इन पार्टियों के विरुद्ध संघर्ष करने में लगाया है, लेकिन आज जब घर में आग लगी हो, उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि जो पानी की बाल्टी ला रहा है उसकी बाल्टी लाल रंग की है, नीले रंग की है, पीले रंग की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सब लोग मिल के काम करेंगे, देश में लोकशाही को बचाएंगे। इसके लिए हमने एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान में तमाम छोटी पार्टियां जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, वो शामिल हो रही हैं। टिकट मांगने के लिए नहीं, सब संगठनों ने फैसला किया है हमें कोई टिकट नहीं चाहिए, हम इस गठबंधन का औपचारिक कोई मांग नहीं है, हमें अपना देश बचाना है, इसलिए हम इनका समर्थन करेंगे। ये सोचते हुए देश में 1.25 लाख वॉलंटियर हम खड़ा करेंगे। वो वॉलंटियर जो देश की चुनिंदा 150 सीटों पे जाके प्रचार करेंगे और झूठ जो कि बीजेपी की आईटी सेल रोज़ सुबह चलाती है, उस झूठ का प्रतिकार करेंगे। ये दोनों काम के लिए 1.25 लाख वॉलंटियर शुरू होंगे, बनेंगे। और इस अभियान की शुरुआत कल वर्धा से कर दी गई है। कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे हमने इस अभियान की शुरुआत की है और हमें विश्वास है कि देश में ये अभियान बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ये जो भारत जोड़ो अभियान है, ये देश के 15 राज्यों में ऑलरेडी स्थापित हो चुका है और इसके ज़रिए हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में जलगांव में इसका सम्मेलन हो चुका है, अब क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की 28 पार्टियों के साथ इस देश के तमाम जन आंदोलनों और जनसंगठनों की ऊर्जा जोड़ देने से संभव होगा कि हम इस जन विरोधी, देश विरोधी सरकार को बदल सकें। धन्यवाद।